और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मनी कंट्रोल को अपना पहला डिजिटल इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने खासतौर पर मुल्क की माईशत G20 इजलास के मकासद और अवाम की जिंदगी के मयार को बुलंद करने के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। पीएम मोदी ने मनी कंट्रोल से अपने विजन को भी साझा किया। G20 से पहले पीएम मोदी का यह सबसे बड़ा इंटरव्यू है। इंटरव्यू में वजीर आजम मोदी ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं। आलमी इक़्तिसादी सुस्त रवैये के बावजूद अफरात-ए-ज़र 2022 में आलमी औसतन अफरात-ए-ज़र की शरह से 2% कम रही। उन्होंने मजीद कहा कि जिंदगी सहल बनाने के लिए अवाम के हक में फैसले करना जारी है। उसकी मिसाल पेश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि किस तरह हाल ही में रक्षाबंधन पर हुकूमत ने तमाम सारिफीन के लिए LPG की कीमतों में कमी की। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कई मसाइल पर बातचीत की। वजीर आजम मोदी ने कहा कि उनका मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। पीएम मोदी ने कहा कि आलमी मसाइल का हल जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हिंदुस्तान का अहम किरदार है। G20 के साथ हिंदुस्तान की ताकत बढ़ रही है। वजीर आजम ने कहा कि नौजवान हिंदुस्तान की ताकत है। हिंदुस्तान की इख्तिसादी तरक्की दुनिया के लिए भी अच्छी है। बैनुल-अक़वामी इवेंट्स की मेजबानी अब सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं है। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान रिवायात से आगे निकल गया है। तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन के बेटे और रियासती वजीर निधि स्टालिन के सनातन को लेकर दिए गए बयान पर वजीर आजम मोदी ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। पीएम मोदी ने कहा कि निधि के सनातन धर्म से जुड़े बयान का मुनासिब जवाब दिया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने काबीना की मीटिंग में यह बात कही। जराये के मुताबिक मोदी ने सनातन तनाजे पर काबीना की मीटिंग में वज़रा को सलाह दी कि निधि स्टालिन के बयान पर फिर जवाब दे। साथ ही पीएम मोदी ने अपने वज़रा को इंडिया बनाम भारत के मुद्दे पर बयानबाजी से बचने की नसीहत की। बिलवाड़ा के गुलाबपुरा में किसानों की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम गहलोत ने मरकज पर निशाना किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने हम ख्याल लोगों को साथ लेकर एक तंजीम बनाई जिसका नाम इंडिया रखा गया है और इंडिया को देखकर डरते हैं। अब इंडिया का नाम भारत रखने जा रहे हैं। इंडिया मीन्स भारत, ये दोनों शब्द है। भाई आपको क्या एतराज? हम भारत जोड़ो पहले ही बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम तो यह संदेश 4,500 किलोमीटर तक फैलाए, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। और आप कुछ अगर लोगों को फायदा होता है उसका, अगर हम कहीं बात करते हैं तो जल्द से जल्द उन्होंने उसको या तो बदनाम करने की कोशिश करते हैं या नहीं तो लोगों को दिशा भूल करते हैं, भ्रमित करते हैं। पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को खत लिखा है। सोनिया गांधी ने लेटर में लिखा कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट सेशन का एजेंडा पोस्ट जमातों के साथ साझा ही नहीं किया गया। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट के 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे खुसूसी सेशन को लेकर लोकसभा और राज्यसभा ने नोटिफिकेशन जारी किया था। 5 दिनों का यह सेशन 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। कांग्रेस से वाज़ेह कर दिया कि अपोजिशन पार्टियों का इत्तेहाद इंडिया मरकजी हुकूमत के जरिए बुलाए गए पार्लियामेंट के 5 रोजा खुसूसी इजलास का बाइकॉट नहीं करेगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सिलसिले में वजाहत की और साफ किया कि खुसूसी इजलास में अवाम से जुड़े इश्यूज पर हुकूमत से पार्लियामेंट में बहस कराने का मुतालबा किया जाएगा। जो 5 दिन का विशेष सत्र आने वाला है 18 तारीख से, उसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। उसके बाद में कल रात को 8 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बैठक बुलाई अपने घर में 8 बजे रात को। सारे जो फ्लोर लीडर्स हैं इंडिया पार्टी के, लोकसभा में और राज्यसभा में, सारे फ्लोर लीडरों की बैठक हुई
और उस बैठक में भी चर्चा हुई कि ये विशेष सत्र में इंडिया पार्टी की ओर से क्या रणनीति होनी चाहिए, और ये तय हुआ कि हम ये सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे। ये मौका है हमारे लिए जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि अलग अलग पार्टियां अपने मुद्दे उठाएंगे। G20 के आगाज से पहले वजीर आजम का शेड्यूल काफी मसरूफ अमल रहने वाला है। आज वजीर आजम ने वज़रा कौंसिल के इजलास के साथ साथ दोपहर में काबीना के इजलास में भी शिरकत की। उन्होंने जगराता के दौरे से कबल शाम 7:30 बजे तक मुलाकातें की। वजीर आजम रात 8 बजे जगराता के लिए रवाना हुए। वो 7 सितंबर को IST की सुबह 3 बजे जगराता पहुंचने वाली फ्लाइट में तकरीबन 7 घंटे गुजारेंगे। 8 सितंबर को वजीर आजम 3 ममालिक के साथ अहम 2 तरफा मुलाकातें करेंगे, जिसमें सदर बाइडेन से मुलाकात भी शामिल है। मुल्क की राजधानी दिल्ली G20 सरबराही इजलास के लिए दुल्हन की तरह तैयार है। खासतौर पर अगर हम प्रगति मैदान की बात करें, जहां G20 कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसकी खूबसूरती देखने के लायक है। प्रगति मैदान का जो वीडियो कुछ देर पहले जारी हुआ है, वो दिल्ली के लोगों की हैरान करने वाला है। प्रगति मैदान का भारत मंडप, चमकती धमकती रोशनियां, गाड़ियों में लोगों की आमदरफ्त, दुनिया के 20 बड़े ममालिक के लहराते झंडे और विश्वधेम कटम्बम का नारा साफ जाहिर होता है कि दिल्ली दिल वालों का शहर है। दिल्ली की सड़कों और इमारतों की सजावट को हतमी शक्ल दी जा रही है। दिल्ली के तमाम बड़े चौराहों पर G20 के लोगो लगाए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट G20 शिखर सम्मेलन में आने वाले अपने सभी अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार है। हमारे यहां बहुत सारे देशों से यात्री आ रहे हैं, जिसमें हेड ऑफ स्टेट्स होंगे, उनके साथ डेलीगेट्स होंगे। हालांकि बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट्स एयरफोर्स स्टेशन पालम में आ रहे हैं, बट कुछ हेड ऑफ स्टेट्स दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे भी आ रहे हैं। वहां पे हमने खास व्यवस्था की है एयर साइड में उनके एयरक्राफ्ट्स को पार्क करने के लिए। जितने भी पार्किंग की जरूरत थी, हमने सारी पार्किंग की व्यवस्था की है। उसके अलावा टर्मिनल में हमने डेडिकेटेड गेट्स उनके लिए अरेंज किया है, जिससे कि बाकी यात्रियों को उनके मूवमेंट के कारण कोई असुविधा न हो और उन्हें भी एक डेडिकेटेड रूट मिले। इमिग्रेशन ऑफिशियल्स और कस्टम्स ऑफिशियल्स के साथ बात करके हमने उनका डेडिकेटेड चैनल इमिग्रेशन और कस्टम्स क्लियर करने के लिए भी बनाया हुआ है, जिससे कि उन्हें ये सब प्रोसेसेस कंप्लीट करने में टाइम नहीं लगे। Well, the summit is 2 days away, but I think we are very comfortable. And we are comfortable because we are confident that we have made all the arrangements necessary for hosting such a mega event well on time. As you would probably know, planning and preparation for our G20 presidency started well before we took on this presidency. And it's been a continuous process. We are also comforted by the fact that this is a whole of government approach led by the Prime Minister himself. It's been a very coordinated approach. All government departments and agencies have been part of that endeavor. And in hosting the G20, of course, we work closely with the state governments, we've worked with municipalities, we've worked with partners and stakeholders across the country. G20 के रुकन ममालिक के परिंदों और जानवरों की तस्वीर कशी करने वाले मुजस्मे, तामीराती मकामात और ऑटोमोबाइल फुजले के ढेरों से बचाए गए स्क्रैप मेटल से बनाए गए हैं। इस पार्क को खूबसूरत बनाने वाले धात से बने हुए मुख्तलिफ मुजस्मों में हिंदुस्तान का परव वाला नजारा, मोर, अमरीकी बांस, शानदार ब्राजीली और दीगर कई चीजें बनाई गई है। वाज़ेह है कि G20 सरबराही इजलास 9-10 तारीख को हिंदुस्तान में मुनक़िद होगा, जिसके लिए दिल्ली पूरी तरह से दुल्हन की तरह तैयार है।
लुधियाना और देहरादून के लिए रोजाना की परवाजें अब गाजियाबाद के हंडन हवाई अड्डे से दस्तयाब होंगी। इससे पहले दिल्ली एनसीआर के लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट से देहरादून जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब गाजियाबाद से देहरादून और लुधियाना के लिए परवाजें शुरू होने से एनसीआर के लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। मरकजी वजीर वीके सिंह ने इसका आगाज किया। ये फ्लाइट शुरू की गई। लुधियाना जाने वाली फ्लाइट का पहला मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि राज्यसभा एमपी संजीव अरवाड़ा है और इस फ्लाइट सर्विस के आगाज पर लोगों ने इजहार तशक्कुर किया। हमारी पूरी कोशिश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में बाकी उत्तर प्रदेश में भी बढ़े, उसके लिए भी प्रयास जारी हैं। अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि वो फ्लाइटें भी यहाँ से चालू होंगी ताकि सब लोगों को उसके अंदर सुविधा मिले। मैं बहुत खुश हूँ जी, मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर सिंधिया जी का और मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री वीके सिंह जी का कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी। मैं 6-8 महीने से चिट्ठियां लिख रहा था लगातार कि हमारे शहर में फ्लाइट चालू करिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है, ज़रूरत थी। ये सिर्फ यूपी के लोग नहीं, दिल्ली के लोग भी इसको यूज़ करेंगे। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान। ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। खिलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड। पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य। पुलवामा जिले की क्वैल इलाके की नबी आबाद कॉलोनी बुनियादी सुविधाओं से है वंचित। कॉलोनी में बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है पूरी तरह से। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। मध्य प्रदेश के इंतखाबी साल में बीजेपी के जरिए सरकार बनाने को लेकर सभी कोशिशें की जा रही है, लेकिन गंडवा में मुनक्किद बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा प्रोग्राम में जब सीएम शिवराज सिंह और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने एक दूसरे की तारीफ के पुल बांधे तो लोग देखते ही रह गए। जन आशीर्वाद यात्रा में आए लोगों को उम्मीद थी कि दोनों लीडरान के जरिए सूबाई और मरकजी हुकूमत के कामों पर फोकस किया जाएगा, लेकिन दोनों लीडरान अपने खिताब में एक दूसरे की तारीफ से आगे नहीं निकल सके। सीएम शिवराज सिंह और मरकजी वजीर नितिन गडकरी एक दूसरे की तारीफ के पुल किस तरह बांध रहे थे, आप भी देखिए। जो करोड़ों का काम लाखों रुपए में करवाए उनका नाम है नितिन गडकरी। जो काम शुरू होने के पहले काम खत्म होने की तारीख बता दे उनका नाम है नितिन गडकरी। हमारे प्रिय नेता आदरणीय श्रीमान नितिन गडकरी जी आज हमारे बीच आए हैं। दोनों हाथ ऊपर ताली बजा के स्वागत कीजिए नितिन जी का, वंदन कीजिए नितिन जी का, अभिनंदन कीजिए नितिन जी का। बहनों और भाइयों, इस देश में गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करना ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य की सबसे बड़ी विशेषता है। और मैं आज सबसे पहले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि देश के इतिहास में अगर कृषि क्षेत्र में पिछले 7 साल से 7 बार प्रथम क्रमांक अगर किसी को मिला है तो शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को मिला है।
मध्य प्रदेश के इंतखाबी साल में हुकूमत पर दबाव और अपने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज का सैलाब सा आ गया है। राजधानी भोपाल, हर सूबे के दूसरे शहर रोजाना एहतजाज का होना एक आम सी बात हो गई है। एहतजाज के जरिए हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने और मुतालबात को पूरा करने के लिए तलबा ने कपड़े उतार कर एहतजाज किया। महकमे ज़राअत में बैकलॉग असामियों को पुर करने की मांग को लेकर हालांकि तलबा के जरिए पहले भी भोपाल और इंदौर में एहतजाज किया गया था, लेकिन यह पहला मौका है जब तलबा के जरिए एहतजाज को अनोखा रंग देते हुए हुकूमत और इंतजामिया को मबजूल करने की कोशिश की गई। तलबा ने एहतजाज करते हुए अपना मेमोरेंडम कलेक्टर को पेश किया और एक हफ्ते में मसाइल के हल नहीं होने पर सूबाई सतह पर एहतजाज करने का इंतबा दिया। वर्ल्ड समोसा डे यानी समोसे का आलमी दिन हर साल 5 सितंबर को इस लजीज डिश के एजाज में मनाया जाता है। समोसे 9वीं सदी के सबसे पसंदीदा हिंदुस्तानी फास्ट फूड में एक है। अगरचे समोसे की इब्तिदा फारस से हुई है, लेकिन इस डिश को आलमी सतह पर इसकी क्रिस्पी पेस्ट्री और लज्जत के लिए पहचाना जाता है। 5 सितंबर को मुल्क में समोसे का आलमी दिन मनाया जा रहा था। वहीं लोग नाश्ते की दुकानों पर जमा हुए और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समोसे से लुत्फ अंदोज हुए। गर्जे समोसा अहम हिंदुस्तानी नाश्ते में से एक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके पसंदीदा नाश्ते के लिए भी एक दिन वक्फ किया गया हो और इसे वो मजा लेते हुए मनाएंगे। इस मौके पर लखनऊ के दुकानदारों ने पनीर और पोस्टर लगाए हुए थे, माफ कीजिएगा, बैनर्स और पोस्टर लगाए थे। शाम को जैसे भूख लगी जल्दी में है तो बस समोसे मंगा लिए, सब लोग बैठे हैं 4 यार दोस्त, समोसा चाय समोसा हो गया। और समोसा जो है अपनी इंडियन एक स्नैक डिश है तो पसंदीदा है ही है। ये समोसा एक ऐसा व्यंजन है जो घर में छोटे से लेकर के बड़े तक सबका चाहता है और आज वर्ल्ड समोसा डे है तो इस पर सभी को बधाई देना चाहेंगे। देखिए समोसा उत्तर प्रदेश में नहीं बाकी आप भारत में कहीं भी जाइए अलग अलग किस्म के समोसे आपको देखने को मिलेंगे। इस पर मेरा ये कहना है कि मैं इंडिया में अंडमान निकोबार को छोड़ करके मैं देश का हर हिस्सा टहला हूँ और ये सच है कि समोसे भारत के हर हिस्से में पाए जाते हैं। लेकिन जो ये नॉर्थ इंडिया के समोसे की बात है ना, जैसे ये मसाला जो भरते हैं ये बात साउथ इंडिया के समोसों में नहीं है। गुजरात के समोसों में मीठापन मिलेगा, साउथ इंडिया के समोसों में चिकना सा पतला सा बना देते हैं, लेकिन यहाँ का समोसा तो बहुत बेहतरीन है। मुझे लगता है एशिया की कंट्रीज में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश को छोड़ के और ज़्यादा कहीं समोसा शायद ना मिलता हो। जी बिल्कुल, समोसा जो है वो एक तरह से हम सभी के जीवन का हिस्सा बना हुआ है और मैं बस ये कह सकती हूँ कि स्कूल की कैंटीन से लेकर ऑफिस की मीटिंग तक हर जगह समोसा है और समोसा एक ऐसा स्नैक है जो कभी भी किसी भी वक्त खाया जा सकता है। पूरे विश्व में समोसा डे मनाया जाता है और सबसे बड़ी बात है बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ये पसंदी खान पान है। और मैं अपनी बताऊं तो मैं जब तक इस शॉप पे सुबह नहीं आता हूं तो ऑफिस ही नहीं जाता हूं। पहले यहाँ समोसा खाता हूं, फिर चाय पीता हूं, उसके बाद अपने ऑफिस जाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख में LAHDC के लिए 10 सितंबर को होने वाले इंतखाबात का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते में इलेक्शन के हवाले से नया नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म सादर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख इंतजामिया पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को हिल चुनाव निशान देने से इनकार किए जाने के फैसले को चैलेंज करने वाली पार्टी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले का खैर मकदम किया। देखिए जी, ये मामला जो था ये खाली एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था मेरे हिसाब से, बिकॉज जो इलेक्शन सिंबल्स होते हैं इसका कानून में अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। तो जब वो डिप्राइव किया जाता है तो दैट मीन्स एन अफरंट टू द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दैट वी हैव। तो उस हिसाब से इट्स नॉट जस्ट टू विन फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इट्स जनरली अ विन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो हमारे पास यहाँ पे है। उसमें जज साहब ने ये बताया कि जो इलेक्शन नोटिफिकेशन थी जो शायद 5 अगस्त 2023 की थी उसको सेटिसाइड कर दिया है और ये डायरेक्शन दी गई है कि विद इन 7 डेज आपको फ्रेश इलेक्शन नोटिफिकेशन करना है। उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की एंटाइटलमेंट के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वी आर एंटाइटल्ड। जो हमारी रिट पिटिशन हाई कोर्ट में पेंडिंग थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दी है। कंटेम्प्ट हमारा अलाइव रखा है, वो शायद फ्राइडे को लगा हुआ है हाई कोर्ट में।
और 1 लाख की कॉस्ट लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाई है इस फैसिलिटी करने के लिए। सर, लद्दाख पर क्यों लगाया गया 1 लाख का जुर्माना? हालांकि हाईकोर्ट से भी आप लोगों को राहत मिली थी जी। हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि जो चुनाव चिन्ह है प्लग का वो आप लोग उसको लें, लेकिन लद्दाख प्रशासन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो लगता है कि नियमों की अनदेखी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जुर्माना लगाया। देखिए जनाब, हम ये पहले से बहस करते आ रहे हैं हाई कोर्ट में भी, वो सिंगल बेंच जज और डिवीजन बेंच में, कि जो हम मांग रहे हैं ये हमारा कानूनी हक है। एक रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी एक फ्री सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ये पहले कभी हुआ नहीं है और मैं इस बात से खुश हूँ कि ये इस इलेक्शन में भी नहीं होगा। तो शायद उसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो इनकी एसएलपी थी इसमें वो कानूनी ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं थे, जो कि एक पिटीशन जो 136 आर्टिकल के अंदर होती है जिसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से दैट पिटीशन वाज नॉट बेस्ड इन लॉ एंड इट वाज मोर ऑफ आई डोंट नो, मे बी अ ईगो प्रॉब्लम दैट दे हैव अगेंस्ट। के शुक्रगुजार हैं कि हमें आज उनकी वसादत से इंसाफ हासिल हुआ है। मैं अपने वकील शारिक रियाज का भी बेहद शुक्रगुजार हूं कि उनके और उनकी टीम ने जिस तरह ये केस लड़ा, पहले हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और कपिल सिब्बल साहब ने जिसने हमारी मदद की और अपने इनपुट्स दिए, ये इस बात का नतीजा है कि आज हम कामयाब हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन के जो करतूत रहे हैं उनको भी ज़्यादा पसंद नहीं किया। 1 लाख का उन पे जो खर्चा जुर्माना आप कहिए वो जो लागू किया, उसी से पता चल जाता है कि लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार अदालत का वक्त ज़ाया किया और हमें अपने सिंबल से महरूम रखने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार जैसे कहते हैं अल्लाह ताला के दरबार में देर है अंधेर नहीं, बेशक थोड़ा वक्त लगा लेकिन सिंबल हमें मिला जिसका हमें बेहद खुशी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अपोजिशन के इंडिया अलायंस की वजह से मौजूदा हुकूमत को कोई परेशानी है तो वो इत्तेहाद का नाम बदल देंगे, लेकिन मुल्क का नाम कतई बदलने नहीं देंगे। दर्ज हैं, हम दोनों नाम इस्तेमाल करते हैं। आप अगर वजीर आजम के जहाज को ही देखें जिसमें आज वो इंडोनेशिया जा रहे हैं, दोनों नाम लिखे हैं, जहाज पे इंडिया भी लिखा है, भारत भी लिखा है। अब अगर वजीर आजम किसी वजह से इंडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना करें, लेकिन कम से कम आइन से वो हटना नहीं चाहिए, वो हमारी मर्जी होनी चाहिए। वैसे भी अगर आप हटाओगे तो कहां कहां से हटाओगे? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक मिनट ना, मुझे खत्म करने दीजिए, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलेगा? इसरो जिन्होंने अभी चंद्रयान का कामयाब मिशन पूरा किया, क्या उसका नाम बदलोगे? IIT, IIM, कितने ऐसे इदारे हैं जिनका आपको नाम बदलना होगा। अगर सिर्फ गर्ज ये है कि ऑपोजिशन की पार्टियों ने अपना नाम इंडिया रखा है तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे। हम मुल्क को मुसीबत में नहीं डालना चाहते, हम मुल्क को तकलीफ में नहीं डालना चाहते, हम मुल्क के खर्चे बढ़ाने के लिए यहां नहीं आए हैं बल्कि कम करने के लिए आए हैं। अगर हमें जरा सा भी ये इशारा मिले कि ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि अलायंस का नाम इंडिया है, तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे ना, मुल्क का नाम बदलने की कोई जरूरत। सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस राजौरी, पुंछ और जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दों को हवा देने की पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए हर मजमूम अजाइम को नाकाम बनाया जा रहा है। ये बात जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने राजौरी के दौरे के दौरान कही। डीजीपी ने कहा कि पिछले कुछ अरसों से पाकिस्तान दहशतगर्दी गिरोहों को राजौरी, पुंछ भेज रहा है ताकि यहां दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की जा सके, लेकिन इसके बावजूद हमारे मकामी लोग, वीडीसी मेंबरान, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें नाकाम बना दिया। डीजीपी ने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान राजौरी, जम्मू, पुंछ और जम्मू कश्मीर में मुसल्लह दहशतगर्दों को भेजने में मुलव्विस है, वहीं दूसरी तरफ वो मंशियात के आदि अफराद की खेप भी भेजता रहता है ताकि नार्को दहशतगर्दी को फरोग दिया जा सके। उन्होंने कहा कि राजौरी, पुंछ में अब भी तो 9 से 12 दहशतगर्द सरगर्म है, उनमें से 3 मारे गए, दीगर को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। राजौरी और पुंछ के खित्ते में पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की साजिश को लेकर के जहां पर जो गिरोह पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करवाए जा रहे हैं,
कुछ यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ उन्होंने की, मगर जिस तरीके से हमारे लोगों ने, पुलिस ने, फोर्सेस ने इस एरिया की एरिया डोमिनेशन और सुरक्षा को मजबूत किया है, जिस तरीके से बड़ी तादाद में ऑपरेशंस जगह जगह लॉन्च किए गए हैं, ऐसे ग्रुप्स को बहुत जगह तो इन्फिल्ट्रेट करते हुए उनका सफाया किया गया और जो बचे हुए लोग आगे निकल के आ गए उनका भी एक के बाद एक करके सफाया हो रहा है। वो बहुत सारे ग्रुप्स का अभी तक सफाया हुआ है, जो अपने आप में कामयाबी का एक नया मापदंड है, एक नया मेयार है। जहां पहले धड़ाधड़ इनकी इन्फिल्ट्रेशन कामयाब तरीके से होती थी, वहां बहुत हद तक इनकी इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाइयों को नकारा किया गया, नाकाम किया गया है और इन साजिशों का पर्दाफाश करते हुए उधर से आते हुए ग्रुप्स का नाश किया गया है। इस कार्रवाई को बराबर जारी रखा जाएगा। किस तरीके से नार्को और टेरर दोनों मिलकर एक साथ जो है वो आगे चल रहे हैं, ये भी एक पाकिस्तान की नई साजिश का हिस्सा है कि जहां वेपन की स्मगलिंग होती है, दहशतगर्द को इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता है, वहां नारकोटिक्स का पेशा व्यापार करके उससे जो पैसा आता है उसको दहशतगर्दी को फरोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रजौरी पुंछ के एरिया में सीनियर अफसर्स की क़यादत में बहुत ऑपरेशंस हुए, जिसमें स्मगल किए हुए वेपन के साथ बड़ी तादाद में नारकोटिक्स जो हैं उनके जखीरे भी पकड़े गए और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभी आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे लोग जो जहां से जाकर के जो मुल्क के, वतन के, कौम के लोगों के गद्दार हैं, वो पाकिस्तान में जाकर के पनाह लेके बैठ गए, जहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पहले शामिल थे, अभी उस पार से बैठ के दहशतगर्दी को फरोग देने की कोशिशें करते हैं।